स्वागत है बच्चों आपका ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं गुरप्रीत सिंह और आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 11 के इतिहास विषय पर। पिछले अध्याय में बच्चों हमने ये देखा था कि किस तरह एक मनुष्य का विकास उसके प्राइमेट स्टेज से लेकर होमो सैपियंस तक हुआ, किस तरह उसने अपनी छोटी छोटी बस्तियां बनाना शुरू कर दिया था। इसके बाद हमारा अगला पाठ है लेखन कला व शहरी जीवन। लेखन कला व शहरी जीवन। देखिए बच्चों, हमने आपस में बातचीत करने के लिए अपनी भाषा को विकसित कर लिया था। अब हम छोटे छोटे शहरों में रहने लग गए थे। शहर क्या होता है? शहर वो है जहाँ पर हमारी ज़रूरत का हर सामान मिलता है, न केवल कृषि से जुड़ा हुआ बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ, जैसे कुछ फर्नीचर हो गया, कुछ मोती सिक्के आभूषण, इस तरह की चीज़ें जो हमारी दैनिक ज़रूरतों के काम आती हैं, वो सभी मिलता है। अब मेसोपोटामिया की हम बात करेंगे आज। और मेसोपोटामिया है कहाँ पर? मेसोपोटामिया बच्चों, विश्व के इतिहास में मेसोपोटामिया का जिक्र बहुत बार आता है। हमारी सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है मेसोपोटामिया। और अगर विश्व के स्तर पर देखें तो सबसे पहले, सबसे बड़ी और सबसे अधिक पुरानी खोजी जाने वाली सभ्यता मेसोपोटामिया थी। ये वर्तमान में इराक के क्षेत्र में आती है। इराक देश है, भारत का मित्र देश है। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों कि सभ्यता शुरू क्यों हुई? जब मनुष्य अपनी होमो सेपियंस प्रजाति का विकास करने लगा था, धीरे धीरे वो सभ्यता के रूप में इकट्ठा होकर कबीलों में रहना शुरू किया। धीरे धीरे ये कबीले बढ़ गए। इनका कारण था कि रोज की जरूरतों को पैदा करना, उनको पूरा करना उनको। ठीक है बच्चों, इसी के क्रम में हमारी सभ्यताओं का विकास हुआ, जो धीरे धीरे गाँवों में आई। गाँवों में मुख्यतः पशुपालन या कृषि के जैसे काम होते थे। अब साधारणतः गांव का हर बंदा अपने रोजमर्रा के कामों को पूरा कर लेता था, लेकिन धीरे धीरे हुआ शहरों का विकास, जिसमें मेसोपोटामिया सभ्यता आती है। तो देखिए बच्चों, मेसोपोटामिया एक जगह है इराक में जो लैटिन भाषा से संबंधित है। लेकिन पहले हम जानेंगे इसके स्रोत के बारे में, कि हमें इस सभ्यता के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कैसे पता लगती है। तो सबसे पहली है बात अभिलेख, पुरातात्विक अभिलेख, यहाँ पे रिकॉर्ड्स। देखिए बच्चों, जो भी उस समय कुछ यात्री रहे होंगे या कुछ उस समय का हमारे पास लिखा हुआ प्राप्त है हमें, उसे हम कहेंगे रिकॉर्ड्स। ठीक है ना बच्चों? ये कुछ भी हो सकता है, चाहे किसी प्रशस्ति के रूप में हो, चाहे हमें कुछ वैसे किसी संदेश में कुछ कागज पर लिखा हुआ मिला हो, वो है अभिलेख। इसके बाद है इमारतें या बिल्डिंग्स। ठीक है। अब इमारतों से हमें कैसे पता लगेगा सभ्यता के बारे में? कि हम उसकी ईंटों के बारे में देखेंगे। ईंटें देखेंगे, ईंटें मिट्टी की बनी हैं या किसी और चीज़ की बनी हैं, उससे पता लगेगा कि उनकी जो इमारतें बनाने की कला है वो किस तरह से विकसित हो गई थी। उनके शहर के मॉडल देखेंगे, शहर की गलियां देखेंगे। सामान्यतः उस समय की गलियां बहुत ही बढ़िया और सुंदर साफ सुथरी थी, जिससे कि हमें उनकी सभ्यता के इतने अच्छे स्रोत अभी तक मिल पाए हैं। इसके बाद है मूर्तियां। देखिए बच्चों, मूर्तियों से क्या होता है कि हमें उनके इंटरेस्ट के बारे में पता लगता है, किस चीज़ में उनकी रुचि थी। जैसी रुचि होगी उनकी, उसी तरह की मूर्तियाँ बनाएंगे ना। अब हमें बचपन में खिलौने पसंद थे, तो जिस तरह के खिलौने हमें पसंद थे, उससे हमारे व्यक्तित्व का पता लगता था कि हम कैसे हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक बात है। इसके बाद जो अगली चीज़ आती है कब्रें। देखिए बच्चों, कब्रों से एक तो उनकी धार्मिक आस्थाओं का पता लगता है कि किस तरह से वो धार्मिक थे, क्या उनके रिचुअल्स, क्या उनकी परंपराएं थी। दूसरी बात, कब्रों से उस समय जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसके साथ
कुछ अन्य मोहरें, मुद्राएं आदि भी दफना देते थे। जैसे कि मिस्र के पिरामिड आपने सुना होगा, वहाँ पर राजाओं के साथ बहुत सी और चीज़ें भी दफनाते थे, जैसे उनके कुछ आभूषण, उनके द्वारा प्रयोग की गई मुद्राएं, ठीक है, उनकी अंगूठियाँ वगैरह सब कुछ। इससे उस समय की संस्कृति के बारे में, उस तरह क्या कुछ चलन में रहा होगा उसका पता लगता है। दूसरी बात, उनकी जो अस्थियां होंगी जब दफनाएंगे तो उनकी कुछ हड्डियां बच जाएंगी ना, तो वैज्ञानिक उन हड्डियों को कहेंगे जीवाश्म। तो जीवाश्मों का डीएनए का अध्ययन करेंगे, इससे हम जानेंगे कि उनका डीएनए स्ट्रक्चर कैसा था, उनके बारे में उनकी कैसी आदतें रही होगी, क्या उनका और हमारा अंतर है हमारे जीवन में, इसके बारे में भी कुछ हमें इससे पता लगता है। इसके बाद जो मुख्य तौर से एक और बात आती है, आभूषण और औजार। देखिए बच्चों, आभूषण जो हैं किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सोने के हों, चांदी के हों, लोहे के हों, जो भी हों, इससे हमें उस वहाँ की आभूषणों के बारे में पता लगता है। तीसरा है मुद्राएं। सिक्के, देखिए मुझे मुद्राएं होती हैं स्टैम्प्स। कोई हम व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे किसी के साथ, तो हम कुछ लिखित दस्तावेज भी होंगे ना कि इस बंदे ने इस व्यक्ति के साथ व्यापार किया है, तो उसकी खास मुद्राएं होंगी जिसमें उसका नाम, कहाँ से व्यापार हो रहा है, किस प्रकार का व्यापार हो रहा है, या उस समय की कुछ ना कुछ झलक देखने को मिलेगी। वो सिक्के, देखिए बच्चों, शुरुआत में था वस्तु विनिमय, ठीक है, कि हमें हमारे पास गेहूं ज़्यादा है और कुछ और चीज़ किसी से लेनी है तो गेहूं दे देंगे और वो चीज़ ले लेंगे, ये हो गया वस्तु विनिमय। अब देखिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आपको वस्तु देनी है, बेचनी है, और आपको वस्तु की उसकी आवश्यकता है, तो क्या होगा, आप मुझे एक सांकेतिक रूप में कुछ मुद्रा दे देंगे, या उस मूल्य के बराबर की सोने की मुद्रा या चांदी की मुद्रा या किसी धातु की मुद्रा आप हमें दे देंगे। ये हो गया मुद्रा विनिमय, ठीक है ना। इसके कारण हमें वहाँ के व्यापार के बारे में, वहाँ के वाणिज्य के बारे में भी जानकारी मिलती है। और तीसरा है मिट्टी की, इसके बाद है मिट्टी की पट्टिकाएं। देखिए, उस समय कागज तो था नहीं, ठीक है, लकड़ी भी सीमित मात्रा में थी, लकड़ी थी तो उसको बहुत सारे और उपयोग में लेंगे, वो चाहे उसका गाड़ा बनाएं, उसका हल बनाएं, जो भी करें उसके प्रयोग सीमित थे। तो क्या करते थे कि जो मिट्टी है ना, अपनी चिकनी मिट्टी, क्ले इसको अपने कहते हैं, उसको इस तरह बिछा लेते, ठीक है, फिर उस पर जल्दी गीली मिट्टी पर जल्दी जल्दी कुछ लिख देते, जैसे कुछ भी लिख दिया अपने, ठीक है, फिर उसको सुखाने के लिए रख देते। अब सूखने के बाद वो हो जाती स्थायी। अब उसका प्रयोग वो किसी न किसी बात को दूसरी जगह स्थानांतरित करने में या उसका रिकॉर्ड रखने के लिए करते थे। ये सभी होगी हमारे। इसके अलावा कुछ लिखित रिकॉर्ड हैं। ठीक है बच्चों, अब अपने बात करते हैं मेसोपोटामिया का। यूनानी शब्द है, ग्रीक शब्द है, मेसो और पोटामिया। मेसो का अर्थ है मध्य और पोटामिया का अर्थ है नदी या रिवर। तो जो नदियों के बीच की जगह है उसे हम कहेंगे मेसोपोटामिया। और ये किन नदियों की बात हो रही है? ये बात हो रही है डजला और फरात। देखिए, इराक की ये महत्वपूर्ण नदियां हैं। हम अगर इराक के नक्शे पर गौर करें ना, पहली बात तो बच्चों आपको सभी नक्शे, वर्ल्ड के नक्शे से शुरू करिए, वहाँ के देशों की स्थितियाँ, खाड़ियों की, समुद्रों की स्थितियाँ, उनकी सीमाएं, इनको ना आप अच्छी तरह से पढ़िए, ठीक है। अब हम बात करेंगे कौन सी दो नदियाँ, डजला और फरात। इराक में दो मुख्यतः नदियाँ हैं, डजला और फरात। हर सभ्यता, कोई भी विश्व में सभ्यता पनपे, वो अधिकांशतः नदियों के तटों पर ही पनपती हैं, चाहे वो मेसोपोटामिया सभ्यता हो जो डजला और फरात
के तटों पर थी, चाहे वो भारत की सिंधु घाटी सभ्यता हो, जो सिंधु व इसकी सहायक नदियों, चाहे सरस्वती हो, घग्गरा, हाकरा हो, चाहे कोई भी हो, उसके तटों पर बसी हो, चाहे वो पीली नदी पर बसी हुई चीन की सभ्यता हो। अब अच्छा, स्वाभाविक सी बात है ना कि नदियों पर ही क्यों बसी, तो हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है जिंदा रहने के लिए? भोजन और खाना, भोजन और पानी। ठीक है, तो बच्चों भोजन वहीं पर होगा जहां पर कुछ खेती होगी, कुछ पानी को पीने को मिलेगा जीवों को। ठीक है ना, चाहे हम शाक खाते हो, खेती से खाते हो कुछ, उसके लिए पानी चाहिए, चाहे मांसाहारी हो, मांसाहारियों को भी जिंदा रखने के लिए पानी चाहिए ना, तो पानी महत्वपूर्ण है और इसके नदी अच्छे साधन थे। ठीक है, और अब देखिए इससे क्या होता था कि जब नदी, पर्वत है ये, ठीक है, इन पर्वतों से नदी आकर बहेंगी तो उसके आसपास का जो मैदान होगा वो उपजाऊ क्षेत्र, उपजाऊ मैदान कहेंगे। देखिए नदी इस प्रकार से इतनी चौड़ी है, मान लो इस तरह से सामान्य दिनों में, अब बरसात आई या इसका बाढ़ का सीजन आया तो इतने जगह पर फैल जाएगी। ठीक है, भारत में भी मानसून के सीजन में जो नदियां हैं ना वो ज़्यादा चौड़ी हो जाती हैं, ज़्यादा क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं, इसी तरह ये भी ज़्यादा क्षेत्र में प्रवाहित होंगी। तो इससे क्या है कि जो पहाड़ों से उपजाऊ तत्व, जो जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए पोषक तत्व हैं, वो यहाँ पर इनकी मिट्टी में आकर रच जाएंगे, फिर ये पानी फिर अंदर चला जाएगा। लेकिन ये भूमि है जो अब ये खेती करने के लिए या कृषि करने के लिए एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर खेती करेंगे, पशुपालन करेंगे, पशु चराएंगे अपने। ठीक है, तो इस तरह से इन सभ्यताओं का विकास होगा। तो डजला व फरात नदियां हैं जो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी। अब इसके बाद हम इनको कुछ और भागों में बांटेंगे। देखिए बच्चों, जो ये नदियां थी इस तरह से थी, ये नदियां थोड़ा उल्टा कर दिया मैंने, ये इस तरह से प्रवाहित होती है। ये है डजला, डजला भी कहते हैं इसको, है ना, और फरात। आपको दिखाई दे रहा है ना ये? ठीक है, तो डजला और फरात दो नदियां हैं, इराक की नदियां हैं। देखिए बच्चों, इस क्षेत्र में बहुत सी जलवायु और भौगोलिक विविधता है। भौगोलिक विविधता से हमारा आशय है कि यहाँ पर ऐसा क्षेत्र भी है जहाँ पर पेड़ पौधे बहुत हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, और दक्षिणी क्षेत्र ऐसा है जो एकदम रेगिस्तानी, एकदम मरुस्थलीय है। तो देखिए बच्चों कि जो डजला नदी का उत्तरी क्षेत्र था वहाँ पर कुछ असीरियाई लोग आकर बस गए। वो क्षेत्र है आज का तुर्की और सीरिया का क्षेत्र। अब असीरियाई लोगों के आने के बसने के कारण उत्तर भाग को, जो उत्तरी भाग था, उसको कहा गया असीरिया। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखो उत्तरी दक्षिणी भाग से क्यों बट गया, आज के समय में इतना इससे प्रभाव नहीं पड़ता नदियों के किसी जगह पर आ जाने से, क्योंकि आज के समय हमारी इंजीनियरिंग इतनी विकसित है, हमारी सरकारें इतनी विकसित हैं कि वो इस पर पुलों का निर्माण आदि कर लेंगे, सीमेंट है, बहुत कुछ है। पहले ऐसा नहीं था, पहले नदी कहीं पर आ गई तो वो क्षेत्र दो भागों में बंट जाता था। किसी भी राज्य की सीमा का निर्धारण नदी के द्वारा होता था, क्योंकि नदियों को पार करना बेहद कठिन था। इसलिए उत्तरी भाग का नाम असीरिया रख दिया गया, क्योंकि वहां पर असीरिया लोगों का निवास हो गया था। इसके बाद जो दक्षिणी भाग था उसे सुमेर या अक्कद, कोई अक्कड़ भी कहता है, कोई अक्कद भी कहता है, तो सुमेर या अक्कद हो गया। ठीक है, और बाद में जाकर जब यहाँ पर और शहरों की स्थापना हुई तो इसका नाम हो गया बेबीलोनिया। देखिए बच्चों, जो सिकंदर था ना जिसने भारत पर हमला किया था, सिकंदर महान हम कहते हैं, पूरी विश्व विजय का सपना लेकर आया था और भारत में आकर लौट गया, ऐसा ऐसा बात है ना। तो सिकंदर था मुख्यतः बेबीलोनिया का ही। ठीक है बच्चों, इसके बारे में हमें इतिहास में बहुत सारे जिक्र सुनने को मिलते हैं। अब उस समय एक अपन और बात करते हैं कि जो मुख्य शहर थे वो थे उरूक व बेबीलोनिया। ठीक है बच्चों,
शहर और भी होंगे, गांव भी और होंगे, वो सब है। अब हम इसके बारे में आगे और चैप्टर अपने अगले इसी चैप्टर में और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे मेसोपोटामिया के भूगोल के बारे में। सबसे पहले बच्चों आपको नक्शा याद होना चाहिए, फिर भी मैं बना देता हूं। ये है हमारा अफ्रीका, ठीक है बच्चों। ये है हमारा खाड़ी क्षेत्र, इसके बाद ये है यूरोप का क्षेत्र, यहाँ पर स्पेन है, ठीक है बच्चों। इस जगह पर है नॉर्वे, फिर अपने रशिया का जो क्षेत्र है वो शुरू हो जाता है, और इधर है करते कराते भारत, और भारत के इधर है बांग्लादेश, इंडोनेशिया वगैरह सभी देश है ना। इस तरह से यहाँ पर है जापान, यहाँ पर है वो सन की राजा वाला, वो कहते हैं ना टीवी में आता है, किंग गॉन्जुन, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये है श्रीलंका, मेडागास्कर, यहाँ पर इंग्लैंड है, साथ में आयरलैंड, यहाँ पर आइसलैंड। इस तरह से यहाँ पर लक्षद्वीप, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर मालदीव है। इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे देश हैं। तो जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी वो थी इस जगह पर, ठीक है, जहाँ पर आज इराक का क्षेत्र है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर थी सिंधु घाटी सभ्यता, और यहाँ पर थी चीन की पीली नदी पर स्थित चीनी सभ्यता, ठीक है बच्चों, कन्फर्म है। अब हम इसकी जो भौगोलिक स्थिति थी उसके बारे में बात करेंगे कि देखिए पहले तो इसका समय काल जानते हैं कि इसका समय काल क्या था। समय काल इसका अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताया है। लगभग इसका जो समय काल मानते हैं वो आमतौर पर एक सर्वसहमति के द्वारा 3200 ईसा पूर्व का मानते हैं। अभी ईसा पूर्व क्या बोला है, बच्चों को पता होगी कईयों को। ईसा पूर्व यानी कि ईसाइयों के बाबा थे जो यीशु मसीह, उनके जन्म से भी 3200 साल पहले की सभ्यता, यानी कि आज से लगभग हम बात करें तो 5200 वर्ष पुरानी सभ्यता। और ये थी एक कांस्य युगीन सभ्यता। अब कांस्य युगीन सभ्यता का क्या अर्थ हुआ? देखो बच्चों, शुरू में तो क्या था कि मानव सिर्फ पत्थर से काम चलाता था, पत्थर से टायर बनाना, पत्थर से हल जोतना, सब कुछ क्या हो रहा था, पत्थर से हो रहा था। तो उस दौर को या उस काल को हम कहेंगे पाषाण काल। उसके बाद खोज हुई कांस्य की, कांसा से ही पीतल कहें, टिन कहें, इसी के मिश्रित है ना सब, तो इसको कहेंगे कांस्य युगीन सभ्यता। ये लगभग थी अनंत काल से शुरू होकर और लगभग 10,000 वर्ष पूर्व तक। हालांकि अलग अलग वैज्ञानिकों के इसमें अलग अलग विचार हैं। इसके बाद है बच्चों हमारी कांस्य युगीन सभ्यता। तो जो कांस्य युगीन जो सभ्यता है उसका दौर लगभग मानते हैं हम 8000 वर्ष पूर्व से 1000 वर्ष पूर्व। इस दौर में हमारे पास कांस्य था, ये उसकी मिश्रित धातुएं या उनसे बनी हुई धातुएं थी। और उसके बाद तीसरा है लौह युगीन सभ्यता। इसका दौर है लगभग 1000 वर्ष से लेकर अब तक। तो देखिए बच्चों, लौह युगीन में लोहे की खोज हो चुकी थी। अब लोहे की खोज होने से क्या हुआ, हथियार बनने लगे। हथियार बनने से लड़ाइयाँ, युद्ध
तो जो सभ्यताओं का विनाश या क्रांतियां हैं वो लौह युग के आने के बाद ही शुरू हुई हैं। अचानक इसमें जो रेवोल्यूशनरी अंतर आना शुरू हो गए थे, रेवोल्यूशनरी क्रांतियां आनी शुरू हो गई थी। अब बस बच्चों हम बात करेंगे जो इसकी भौगोलिक स्थिति थी मेसोपोटामिया की, उसके बारे में। तो दज्जला और फरात दो नदियां हैं। तो देखिए बच्चों, इसका जो ऊपरी क्षेत्र था ना, देखिए इस तरह नदियां निकलती हैं दज्जला और फरात। ये ऊपरी क्षेत्र था, ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ और घास वाला था। यहां पर एक घास होती थी, उसका नाम था स्टेपी घास। ठीक है बच्चों, जो इसका दक्षिणी हिस्सा था वो था रेगिस्तानी, लेकिन रेगिस्तानी होने के बावजूद वहां पर कृषि थी, क्योंकि जो नदियां थी उनका जो पानी था पहाड़ों से लेकर आती थी। बाढ़ के समय उनके जो पोषक तत्व थे उसके साथ बहकर आ जाते थे। अब उसके आने से नदियां अपने क्षेत्र में उसकी चौड़ाई बढ़ जाती थी, बाढ़ का पानी उन क्षेत्रों में आ जाता था। लेकिन जब बाढ़ पुनः लौटती, मतलब खत्म हो जाती बाढ़, तो वो पोषक तत्व वहीं पर रह जाते और वो एक उपजाऊ जमीन का निर्माण का काम करते थे। तो इसलिए ये भूमि कृषि के लिए बेहद अच्छी थी। ठीक है, स्टेपी घास थी इधर, इस यहाँ पर ठंडे ठंडे बर्फीले पहाड़ भी थे, बढ़िया एरिया था, सब कुछ दिक्कत कोई नहीं थी। दक्षिण में था इसके रेगिस्तान, इस तरह पर यहाँ पर थी। इसके बाद क्या था कि इसमें सिंचाई होती थी, कुछ छोटी मोटी नहरें भी थी, और जो खेती थी वो क्या थी, गेहूं, जौ, चना, धान आदि। मतलब खेती के मामले में एकदम ये समृद्ध परिवारों से थे, ये इनकी सभ्यता एकदम समृद्ध हो चुकी थी। इसके अलावा हमें कुछ ऐसे प्रमाण भी मिले हैं जिससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर खजूर की खेती भी की जाती होगी। खजूर की खेती करने का लाभ ये है कि ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर साल भर खेती होगी, एक सीजन रहा होगा, जब मानसून आता होगा इनका या जब इनके पानी की आवक ज़्यादा रहती होगी नदियों में, उस समय यहाँ पर खेती या कृषि होती होगी। तो वर्ष का शेष समय ये क्या करते होंगे, यहाँ तो कुछ उद्योगों में रहते होंगे या फिर खाने के लिए जो उस 3-4-5 महीनों में खेती की है उसका जो उत्पादन है उसको अपने प्रयोग में लाते होंगे। तो बच्चों इसी के साथ क्या हुआ, शहरी जीवन का विकास हुआ। शहरी जीवन का विकास का क्या तात्पर्य है कि गांवों में सिर्फ जो इनकी अर्थव्यवस्था टिकी थी वो टिकी थी कृषि और पशुपालन से। अब कृषि हो रही है महीने के 3 या साल के 3 या 4 महीने या 5 महीने, लेकिन पशुपालन साल भर होता है। तो अपने जीवन प्रत्याशा को ऊंचा करने के लिए यहाँ पर शहरी जीवन का प्रादुर्भाव हुआ। कैसे हुआ हम उसको जानते हैं। ये है आपका अगला चैप्टर, अगला शहरीकरण। तो बच्चों एक गांव में और एक शहर में क्या अंतर होता है। अगर सरकार की आज की परिभाषाओं पर अपने गौर करें तो एक ऐसा क्षेत्र जिसका जनसंख्या घनत्व 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी या किलोमीटर इससे अधिक हो, और जहां के 75% लोग कृषि व इससे जुड़ी हुई, इससे आपको गांव का बता रहा हूं मैं, जो गांव इससे घनत्व कम और जो 75% लोग हैं वो कृषि या इससे जुड़ी हुई चीजें जैसे पशुपालन है इस पर आश्रित न हो, अलग कुछ करते हो, वो शहरी है। 75% वाले, इससे ज्यादा वाले गांव वाले होते हैं। ठीक है बच्चों, अब शहरीकरण का विकास का मुख्य उद्देश्य था व्यापार करना। धीरे धीरे हमारी जीवन प्रत्याशा वो बढ़ रही थी, हमारी जो सोच है, हमारा विकास हो रहा था उसका। ठीक है बच्चों, तो शहरीकरण के क्रम में हम बात करेंगे कि किन किन चीजों का शहरी जो व्यापार होता होगा। तो देखिए बच्चों, हर चीज किसी एक जगह पर उत्पादित हो जाए ये जरूरी नहीं है। अब जो मेसोपोटामिया के लोग हैं वो दक्षिण में जाकर व्यापार करते थे, चाहे वो अरब देश थे, चाहे दक्षिण का कुछ और इलाका, गल्फ में खाड़ी को पार करके व्यापार होता था उनका। अब क्या व्यापार करते होंगे, जो उनके पास ज्यादा है, जैसे कपास। ठीक है, कपास का काम आती है कपड़े बनाने में, तो यहाँ के लोग कपास का व्यापार करते थे उनके साथ, वो अपना सामान आकर इनको दे देते थे। वो उनके पास क्या सामान था, मुख्यतः अयस्क,
यहाँ कुछ कांस्य की चीज़ें या कुछ और जवाहरात, आभूषण, ये सभी चीज़ें वो वहाँ से आयात करते थे। अब इनका उल्लेख भी मिलता है, अपने इसके बारे में भी बात करेंगे। अब ये व्यापार होता कैसे था बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बात है ये। तो क्या ये व्यापार बैलगाड़ियों से होता था? अब बैलगाड़ी लेकर जाएंगे किसी और जगह पर, उस पर सामान लाद कर, चीनी की 25 बोरियां, चलो चीनी तो थी नहीं, गेहूं की 25 बोरियां लाद लिया। अब किसी और जगह जाना है तो उस समय सड़कें तो थी नहीं, ये बात तो बिल्कुल है। क्या हवाई जहाज से जाते थे? एयरपोर्ट भी नहीं थे, एयरपोर्ट तो दूर की बात है, वहाँ पर कोई हवाई जहाज ही नहीं थे, क्योंकि उस समय इस चीज़ों का विकास नहीं था, सिवाय कि रावण का पुष्पक विमान उनके पास हो। खैर मजाक की बात है वो, लेकिन उस समय यातायात के साधन बिल्कुल नहीं थे, और अगर थे जैसे बैलगाड़ियाँ, तो उनसे जाने में कई दिन लगने थे। और बैलगाड़ियाँ फ्री में तो जाएंगी नहीं, बैल या उनके जो घोड़े हैं या उनके जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ खाएंगे, है ना, क्योंकि बैलगाड़ी इतनी स्लो चलती है। अब घोड़ा है, घोड़े पर सामान लाद कर या गधे पर सामान लाद कर जाएंगे तो वो मनुष्य से भी धीरे चलेगा, ऊपर से रास्ता खराब, तो कैसे जाया जाए? ये तो बैल इतना सामान खाएगा, इतना चारा खाएगा, उतनी तुम्हारे पास है ही नहीं भाई, पहले ही नहीं है, पहले इतना मुश्किल से गुजारा हो रहा है। तो साधन थी व्यापार के लिए, रास्ता था नदियां। अब बच्चों नदियों से कैसे था? नदियों में कुछ ना कुछ बोट होती, किश्ती होती या पानी के जहाज होते, उस पर सामान रखते और अपना व्यापार मजे से करते। नदी में कोई बाधा नहीं है, नदी के साथ उसकी सहायक नदियां भी होती, उससे व्यापार भी होता था। तो मतलब नदियां व्यापार करने के लिए बहुत बहुत उन्नत चीज थी, बहुत बेहद अच्छा साधन था, ठीक है। तो इस तरह से व्यापार होता था। अब एक बात है बच्चों की, गांव में इतनी संपन्नता नहीं होती। गांव में क्यों नहीं होती? सिर्फ उसका जो अर्थव्यवस्था है वो केवल और केवल कृषि पर आधारित होती है। देखिए बच्चों, हमारे पुराना जो समाज था वहाँ पर भी ज़्यादा कृषि पर आधारित फसलें थी, मतलब उनकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। इसका तात्पर्य है कि उनका औद्योगिक विकास नहीं हो पाया, इसीलिए भारत है जो वो पश्चिम के देश चाहे यूरोप के देश हों या अमेरिका हो, उनसे पिछड़ गया, क्योंकि हमारे यहाँ पर उद्योग नहीं थे, हमारी अर्थव्यवस्था केवल कृषि पर आधारित थी। लेकिन शहरों में क्या था कि उसके अलावा कुछ स्कल्पचर, जिन्हें मूर्ति निर्माण कहें, चाहे कुछ फर्नीचर का निर्माण होता था या कुछ आभूषणों का निर्माण होता था, हथियारों का निर्माण होता था, जो भी हो वो गांवों की तुलना में अधिक उन्नत थे। लेकिन अब शहर का एक मान लो शिल्पकार है या कोई मूर्तिकार है, वो किसी मूर्ति को बना रहा है, उसको तराश रहा है, तो सिर्फ उसको उसी का ज्ञान है, उसको किसी दूसरी चीज का, जैसे किसी पत्थर वो कहाँ से आया, कैसे उसकी खुदाई हुई, उसका उसे नहीं पता। उसने जो खाना खाना है रात को सोने से पहले, उसका उसे नहीं पता, लेकिन उसकी एक विषय में पूरी विशेषज्ञता है, तो वो उसका इस्तेमाल कैसे करे, तो उसका पेट नहीं भरेगा। तो उसके लिए विभिन्न चीज़ों की उन्होंने मदद ली, जैसे किसानों की मदद, किसके लिए? भोजन उगाने के लिए, खाने के लिए, ठीक है। उसका जो कच्चा माल है वो खुदाई कहाँ से, उसके लिए कुछ खान के मालिक थे या कुछ मजदूर थे, उनकी मदद ली। अब उसको ये भी नहीं पता कि ये मैंने मूर्ति बनाई है, ये बेचनी कैसी है, तो उसके लिए मार्केटिंग या बाजारूकरण हुआ उसका, ठीक है। बाजार में व्यापारी थे जिनको मूर्तियां अच्छे से बेचनी आती थी, ठीक है बच्चों। इस तरह से ये व्यापार इनका शुरू हो गया। ये किससे कहेंगे हम? शहरीकरण। अब एक उदाहरण है ना, शहर में कोई किसी को नहीं जानता, वैसी बात थी कि अब जानते तो थे आपस में, लेकिन अपने विषय में, ये अपने काम में ये पारंगत थे, दूसरे कामों के बारे में इन्हें इतना नॉलेज नहीं थी। अब इसके बाद आता है हमारा लेखन कला का विकास। बच्चों इतनी दूर दूर तक व्यापार हो रहा है इनका, मेसोपोटामिया वालों का, अब उन तक बात कैसे पहुंचाएं? ये तो है नहीं कि मोबाइल से फोन कर देंगे या कंप्यूटर से ईमेल कर देंगे या कोई चिट्ठी भेज देंगे, ऐसा कुछ। हाँ, चिट्ठियां जैसा कुछ था, क्या था उसकी बात करेंगे, लेकिन चिट्ठियां लिखने के लिए भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए? लिपि, लेखन कला। अब कुछ ना कुछ लिख कर उनको पहुंचाएंगे, उन तक अपनी अभिव्यक्ति करेंगे, तभी तो उनको पता लगेगा कि व्यापार कैसा करना है। तो लेखन कला की बात आएगी। अब अलग ढंग से लिखते हैं थोड़ा सा।
देखिए बच्चों, लिपियों का विकास तो उस समय नहीं हुआ था। जैसे आज हम लिखते हैं ना लेखन कला, ये देवनागरी है लिपि, ठीक है, कुछ इंग्लिश में भी लिख सकते हैं अपने, रोमन होती है वो, उर्दू की फारसी है, पंजाबी की गुरमुखी है, इस तरह से उस समय तक लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। तो फिर लिखते कैसे थे ये? अब देखो, एक यहाँ का व्यापारी है, ठीक है, उसने कोई सामान भेजना है यहाँ के व्यापारी को। अब उसे क्या पता लगा कि इसने क्या सामान भेजना है, क्या इसको चाहिए बदले में, वस्तु विनिमय मुख्य तत्व है ना, तो उसके लिए कुछ ना कुछ लिखकर भेजने की जरूरत थी। तो उस समय की भाषा थी सांकेतिक भाषा, जो हमें मेसोपोटामिया के विभिन्न अभिलेखों में मिली है। ठीक है बच्चों, अब सांकेतिक भाषा कैसे? जैसे कि लिखना है धान, तो धान के लिए इस प्रकार से बना देंगे, ये 1 2 3, ठीक है ना। अब लिखनी है इन्होंने मछली, तो मछली के लिए भी एक अलग से संकेत होगा, जैसे ऐसा कुछ। अभी लिखते कैसे थे? बहुत सारी चिकनी मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखकर, चिकनी मिट्टी को गिल्ला करके उसकी एक पट्टिका बनाते थे, उस पर कुछ ना कुछ अंकिरण करते थे, फिर सुखा देते थे और आगे भेज देते थे। ये थे इनकी लिखने की कला। अब मान लो किसी ए शहर के व्यापारी ने किसी बी शहर का व्यापारी है विनोद, इसको कोई संदेश भेजना है, कोई इसने सामान मंगवाना है यहाँ से, तो कैसे मंगवाएंगे कि एक पट्टिका में लिख देगा कि इसमें भाई साहब 4 बोरी तो आ रही है चावल की इस तरह से, और 2 पैकेट आ रहे हैं फिश के, मछली के, तो इस तरह से ये भेज देगा, तो ये यहाँ पर पहुँच जाएगी। अब जो इसने मंगाना होगा वो इसको भेज देगा। ये इस तरह से इनका जो इंटरप्रिटेशन था, इनका जो बातचीत थी वो होती थी। इसके उल्लेख हमें मेसोपोटामिया सभ्यता के उत्खनन के समय मिले हैं, और इसी से आगे जाकर भाषा शैली का विकास हुआ, जिसका उदाहरण है जापानी भाषा। जापानी भाषा में है 2000 शब्द कहें या अक्षर कहें, जो भी कहें। उनका विकास कैसे हुआ है? सांकेतिक भाषा से। जैसे उन्होंने बैल की आकृति बनाई, ऐसा कुछ पहले बनाने लगे, बैल की आकृति, जैसे ये बैल नहीं है मान लो आप, तो उनके शब्द इस तरह से हो गए, इस तरह से। तो आज भी जापानी भाषा कुछ इस तरह लिखी जाती है कि जो सांकेतिक भाषा से परिवर्तित होकर लिपियों में आई है, ठीक है ना। अब जितने शब्द होंगे उसके उतने ही संकेत होंगे, इसलिए कि इसको याद करना, इसको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेसोपोटामिया में जो सांकेतिक भाषा मिली है उसमें लगभग 5000 शब्द थे लगभग उनकी लिपि में। तो हम कह सकते हैं कि इतनी बड़ी डिक्शनरी याद करना किसी भोले बंदे का बस का तो काम है नहीं। जिस समय में हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, इतने कंप्यूटर नहीं थे, कागज नहीं थे, तो इतने शब्द याद करना किसी आम बंदे के बस की बात नहीं थी। तो सामान्य तो जो सांकेतिक भाषा को याद करते थे वो या तो व्यापारी थे या वहाँ के प्रशासक थे। तो हम मान सकते हैं कि वहाँ की साक्षरता दर थी तो वो बहुत कम रही होगी। ठीक है बच्चों, अब एक इसमें आपकी कथा का वर्णन किया है, अगर आप चाहो तो बुक से पढ़ सकते हो कि एक कोई किसी जगह का राजा था, उसने दूसरे को पत्र लिखा, पत्र यहाँ उसको अपना दूत भेजा। एक दूत किस लिए भेजा कि वहाँ पर लिखने पढ़ने की चीज़ों का अभाव था। उसने किसी और राजा को लेटर भेजना था जो किसी लकड़ी की पट्टिका पर लिखा जाना था। तो इस एक राजा ने, ए राजा ने किसी बी राजा के पास अपना दूत भेजा कि भाई साहब हमें कुछ पट्टिका दीजिए। अब ये दूत 1 2 3 4 पर्वत पार करके, उस समय सड़कें तो थी नहीं इतनी, उनको पार करके धूल मिट्टी से निपटता हुआ, बारिश आई, कुछ दिन लगाकर 15-20 दिन लगाकर बी के पास पहुंचा। बी तो कहता भी मैं को नहीं दूं। ये फिर वापस आया 20 दिन लगाकर, फिर इसने कहा कि आप सीधी पट्टिका नहीं दे सकते तो कुछ उसमें अलग दे दीजिए, हम आपको ये सामान देंगे, गेहूं देंगे इसके बदले में। ये फिर गया, लेकिन ये फिर मुकर गया, भाई साहब उनको नहीं दूं। ये फिर आ गया। इस तरह से एक पट्टिका को लेने में उसको लगभग 6 माह का समय लगा। ऐसा आपकी बुक में एक कहानी लिखी हुई है, उसमें वर्णित है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह धीरे धीरे लेखन कलाओं का विकास हुआ। आगे हम जानेंगे कि लेखन कला में और कौन कौन से दिक्कतें आई, क्या रुकावटें आई और किस तरह से इसका और विकास हुआ। तब तक के लिए धन्यवाद।